बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग बच्चे इस बात का ख्याल करें, ज़ाहिर है इस वक्त तो जो आप आकर बैठे हुए हैं ये तो यकीनन आए हुए हैं, लेकिन अभी ये लेक्चर बच्चों के पास जा रहे हैं थ्रू यूट्यूब भी। अगर आप इस तरह आएंगे कि एक दिन आप आ गए हैं, एक दिन छुट्टी कर ली है, जिस दिन आपकी आंख खुल गई आप आ गए हैं, जिस दिन आपकी आंख नहीं खुली आप नहीं आए हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा हरज हो जाएगा। ज़ाहिर है जब आपने सुबह 7 बजे के बैच को चूज़ किया था तो उस वक़्त आपको पता होना चाहिए था कि सुबह 7 कितने बजे बजते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें एक कमिटमेंट दिखानी है। ऑब्वियसली यकीनन रमज़ानुल मुबारक के अंदर सहरी के बाद बग़ैर सोए कॉलेज आना ये एक थोड़ा चैलेंजिंग काम है, और वो चैलेंजिंग उतना ही आपके लिए उतना ही हमारे लिए भी है। लेकिन जाहिर है इस चैलेंज को जब इंसान के हैसियत से हमने एक्सेप्ट किया है, एक प्रोफेशनल इंसान के आप उसी तरह एक प्रोफेशनल स्टूडेंट होने की हैसियत से आपने इसको एक्सेप्ट किया है, तो फिर अब इसको कैरी कीजिए। आप क्लास में रफली 40% स्टूडेंट भी नहीं आ रहे हैं डेली। जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उसका 40% भी आप नहीं आ रहे हैं, तो 60% बच्चे अगर रोज़ एब्सेंट होंगे तो ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई का हरज हो रहा होगा। हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था जी, कॉन्ट्रैक्ट का पहला चैप्टर। अब आते हैं जी हमने इस वर्कबुक को कैसे इस्तेमाल करना है और इससे किस तरह अब आपकी तैयारी होगी, क्योंकि जब आप ट्यूसडे को आएंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट हो रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। एक बड़ी अहम बात यह है कि मैं बार बार ज़ाहिर है इसका जिक्र कर रहा हूँ कि हमारा जो करंट अटेम्प्ट का पेपर आया, इस पेपर ने आकर एक ट्रेंड बिल्कुल चेंज किया। इससे प्रीवियसली बच्चों का ख्याल था कि यार बी लॉ एक बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है, हाफ सिलेबस हो गया है तो मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, हम एज अ टीचर भी इसी तरह इतने कॉन्फिडेंट थे कि यार मसला ही कोई नहीं है, हो जाएगा ये। लेकिन एग्जामिनर ने बड़ा अच्छा पेपर बनाकर, मुश्किल पेपर बनाकर एक ट्रेंड सेट किया कि नहीं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन हमें जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, एक एक प्रोविज़न को हमें 360 डिग्री पर जाकर देखना पड़ेगा। और यकीनन इस चीज़ को इंसर्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प हमें करेगा हमारा टेस्टिंग सिस्टम। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि जब आप ये टेस्ट देने शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ क्या वैल्यू ऐड हो रही है। अमूमन हमारे पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल है पढ़ने के लिए, आई कैप की किताब है, डिफरेंट अदर बुक्स हैं, उसमें उस पिच पर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं जिस पिच पर अब एग्जामिनर चला गया है। मसलन मैं एक छोटी सी, शायद मैंने कल आपकी क्लास में जिक्र की बात या नहीं, मैं एक MCQs डिज़ाइन कर रहा था आपके एक टेस्ट के लिए। मुझे कल का पूरा दिन इस पर लग गया वो एक MCQs डिज़ाइन करने के लिए, बिकॉज अगर उतने कंफ्यूजिंग MCQs बनाने हैं जितने आई कैप के एग्जामिनर ने बनाने हैं तो फिर आपको नए सिरे से सोचना पड़ रहा है, नए सिरे से चीज़ों को देखना पड़ रहा है। तो आप बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इन टेस्ट की तैयारी करके आएंगे, ठीक है। वर्कबुक आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प प्रोवाइड करेगी इंशाअल्लाह ताला। वर्कबुक को हम अरेंज कैसे कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम, हमारा सारा सिलेबस कैसे अरेंज है, हर चैप्टर के कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं। चैप्टर के स्टार्ट में आई कैप ने अपनी किताब में लिखे हुए हैं। उस लर्निंग आउटकम 1 में से सबसे पहले हमने रूट क्वेश्चंस को टेकअप किया हुआ है। रूट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है कि बुनियादी बेसिक चीज़ कहाँ पड़ी थी और उसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या थे, लेकिन उन सारों को मर्ज ना किया जाए बल्कि एक वक्त में एक बात करके ज़रा चला जाए। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे आप 9th 10th में, अगरचे वहाँ कम्प्लेक्सिटी लेवल ये नहीं होता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था आपके पास FSC में 9th 10th में शॉर्ट क्वेश्चंस का। इट इज़ जस्ट लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस के लर्निंग आउटकम में से किस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। मसलन सबसे पहले क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें लिखा नज़र आ रहा है जी, व्हाट इज़ एन ऑफर एंड हु इज ऑफरर। फिर हमें दूसरा सवाल नजर आ रहा है, हु इज एन ऑफरी, व्हाट इज प्रॉमिस एंड होम आर पार्टीज इन्वॉल्व, व्हाट आर द एक्सप्रेस प्रॉमिस एंड हाउ इट इज मेड। एक्सप्रेस प्रॉमिस, हमने कहा था कि प्रॉमिस 2 तरह की हो सकते हैं या ऑफर 2 तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी जी?
एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या हुआ कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, ठीक है ना, जहां आप वर्ड से बोलकर एक्सप्रेस करके आप ऑफर करवा रहे होंगे। और दूसरा क्या था, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड ऑफर या एम्प्लॉयड प्रॉमिस का क्या मतलब है, सिचुएशन से, ठीक है ना। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होंठों की खामोशी भी सनद होती है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयड कि जहां आप खामोशी से एम्प्लॉयड कर रहे हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो ऐसे हमें छोटे छोटे क्वेश्चन से यहाँ ये सारा लर्निंग आउटकम 1 आपका तैयार हो गया। अब नाउ एंड ऑनवर्ड जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, बल्कि पढ़ते वक्त भी हमें ऐसे ही करना है। अमूमन बच्चा गलती कर रहा है सीए के अंदर, और वो गलती ये कर रहा है कि वो समझ रहा है कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर तैयारी बाद में करूँगा, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले कर लूँगा, 2 महीना, ऐसे तैयारी सीए की नहीं होती है। अगर लर्निंग आउटकम 1 कंप्लीट हो गया है तो ये तैयार हो जाना चाहिए था। अब लर्निंग आउटकम 1 3 एंगल से चेक हो सकता है, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन की शक्ल में। तो ये हमारे सामने एक पेज के ऊपर ये नज़र आ रहे हैं 7-8 क्वेश्चन, इतना ही कंटेंट है हर लर्निंग आउटकम में तकरीबन। फिर इस लर्निंग आउटकम में से सिनेरियो बेस एमसीक्यूज कैसे डिज़ाइन हो सकते हैं। अब ये हमने थोड़ा सा एक डिफरेंट काम किया है कि पहली मर्तबा कोई ऐसी किताब हम लेकर आ रहे हैं या वर्कबुक हमने उसका नाम रखा हुआ है जो एक टॉपिक को पकड़ती है तो उस टॉपिक के तीनों एंगल को डिस्कस कर रही है। आईकैप की अपनी किताब क्या कर रही है, सारा टॉपिक खत्म होने के बाद एंड में जाकर मिक्स आपके पास एमसीक्यूज पड़े हैं, और वो किसी सीक्वेंस में नहीं है, मिक्स है चैप्टर के। लामहला बच्चे के अंदर एक एप्टीट्यूड डेवलप क्या हो रहा है, चैप्टर ख़त्म होगा तो एमसीक्यूज करूँगा। तो वो जो रोज़ाना का साथ के साथ काम करने का बिहेवियर है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ ये किताब या ये वर्कबुक आपको दावत दे रही है कि यार लर्निंग आउटकम 1 पढ़ लिया है तो उसको कंप्लीट करो। ये इसके एमसीक्यूज हैं, ये थोड़े से ज़रा स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज हैं, लेकिन जब हम टेस्ट में एमसीक्यूज पूछेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला इससे भी हाई लेवल के होंगे। तो जिसे कहते हैं ना, एक दफ़ा आपके दिमाग की दही बना देगा, फिर ही आप आंसर कर सकेंगे। यही कॉन्सेप्ट, और ये हम कोई हटके नहीं काम करे कि यार पता नहीं सर क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऑल एमसीक्यूज इस दिस अटेम्प्ट में बी लॉ में भी ऐसे ही थे, सी लॉ में भी ऐसे ही थे। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि हर दफ़ा टीचर एमसीक्यूज के आंसर की देते थे, पूरे पाकिस्तान में किसी ने आंसर की देने की इस दफ़ा जरूरत नहीं की, बिकॉज दे आर सो कन्फ्यूजिंग कि टीचर समझता है मैंने आंसर दिया और वो गलत हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा मैं ज़रा कहता हूँ कि गलत हो गया तो क्या होगा, भाई एक डिस्कशन फोरम ओपन कर रहे हैं, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। अब उसके लिए आपने तैयार होना है, लेकिन उसके लिए तैयार आपने यहाँ डे फर्स्ट से होना है इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज आगे जी, इनको आप देखना शुरू करेंगे। अब हम चलते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। अभी सिर्फ लर्निंग आउटकम 1 डिस्कस हो रहा है। निकालिए जी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। John, the owner of construction company, makes an offer to Jane, a supplier of construction material, to purchase material from her for his upcoming project. Jenny accepts the offer and delivers the material to John's construction site. However, John refuses to take the delivery of material, claiming that he has changed his mind to use this material and contracted another supplier for required material. Jan disagree and demand payment for the material. अब ये आईकैप के एग्जामिनेशन का एक स्टाइल है कि बाद दफ़ा बच्चे को हालांकि बात तो सादा सी पूछनी है, लेकिन पहले एक ओपनिंग पैराग्राफ लगा के बच्चे के दिमाग में बात डालें कि पता नहीं क्या हो गया तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। एक ओपनिंग पैराग्राफ डालकर एक सादा बात को मुश्किल प्रिटेंड किया जा रहा है। बच्चा कहता है जी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अच्छा जी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन जॉन एंड जेन इन दिस
सिनेरियो। क्या रिलेशन है जी? क्या क्या रिलेशन है जी इनके दरमियान में? एक बंदा ऑफरर है और दूसरा बंदा ऑफरी है, और इन्होंने ऑफर और ऑफरी होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हुआ है, एक्सेप्टेंस हो गई हुई है। कल हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे थे, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। वहां एक बात हमने पढ़ी है कि रेवोकेशन की ऑप्शन कब तक अवेलेबल है। दो एंगल से देखना था, जॉन के एंगल से अलग देख रहे होंगे, जैन के एंगल से अलग देख रहे होंगे, लेकिन हमारी वाली बात में तो दोनों की ऑप्शन एक्सपायर हो गई हुई है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया हुआ है। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे हैं तो कल एक लफ्ज हम यूज कर रहे थे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप देखें सिनेरियो से लिंक करके बात तो वही पूछी जा रही है। देखें जरा इसका स्टैंडर्ड आंसर जी। द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन जॉन एंड जैन इज दैट ऑफ एन ऑफरर एंड ऑफरी, where John makes an offer to purchase construction material from Jan, and Jan accepted the offer by delivering the material to John's construction site. Next सवाल पूछा गया, is the agreement between John and Jan enforceable by law, and why or why not? Why it is enforceable by law? क्योंकि इट्स अ कमर्शियल एक्टिविटी। और अब हमें वो अल्फाज जो हम क्लास में बोल रहे हैं ना, अब एक हमने लिख दिया कि यस इट इज अ, क्या काम ने, इट इज अ एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट्स अ कमर्शियल एग्रीमेंट। लेकिन एक लफ्ज हमने इसके अंदर कहीं बोला था जिसका यहां आंसर में लिखने से हमारे आंसर के वजन में बड़ा इजाफा हो जाएगा, and that is और सोचें अभी, शाबाश, that is हमने कहा था लॉ ने क्या किया हुआ है, प्रिज्यूम किया, प्रिजम्पशन। देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट इंटेंशन इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इज टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जैसे ही हम ये लफ्ज ऐड कर देंगे ना अपने लिखने में, तो हमारे वजन बढ़ जाएगा, हमारी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी, एग्जामिनर को पता लगेगा कि बच्चा प्रॉपर तैयारी से आया हुआ है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमने डे 1 से कैरी करना सीखनी है, ठीक है ना। देखिए अब इसका आंसर, द एग्रीमेंट बिटवीन जॉन एंड जैन इज एनफोर्सेबल बाय लॉ सिंस इट इन्वॉल्व्स अ कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट, and usual presumption in such agreement is that the party intend to create legal relationship. अब आपने देखना है कि कैसे हम बेहतर अंदाज से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि आप में से अक्सरियत बच्चे वो हैं, सीए में अक्सरियत बच्चे वो हैं जिन्हें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। लॉ आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉ तो एक कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है, सिवाय आप पूरी किताब में से शायद कोई ऐसे 10 टॉपिक होंगे, 10 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे होंगे जो अगर मैं आपसे इस वक्त पूछूं तो आप उनका आंसर गलत दे रहे हो। 15 होंगे। अगर हमने टोटल 100 बातें पढ़नी हो ना, तो उसमें से 15 बातें ऐसी होंगी जो आज आपको नहीं पता होंगी। 85 बातें ऐसी हैं जो आपको पता है। हमें जेनेटिकली वो बात पता है, कॉमन सेंस की बात है ना। जैसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इज अ कॉमन सेंस सब्जेक्ट। आपने बड़ा जोर लगा के अकाउंटिंग पढ़ी जब आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। जाहिर एक नया सब्जेक्ट आता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आती है, थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है। लेकिन जब मैं इंट्रो पढ़ा रहा होता हूँ, अब तो आजकल तो मैं नहीं इंट्रो के बैच ले रहा, मैं कुछ अपने सब्जेक्ट्स में ज़्यादा हो गया हूँ, तो मैं अक्सर बच्चों को कह रहा होता हूँ कि यार ये जिस काम को आप हवा समझ रहे हो ना, ये हर आदमी को आता है ये सब्जेक्ट। हत्ता कि वो इतना सा जो छोटा सा एक बच्चा आपको कहीं सिग्नल पर किसी मार्केट में बैलून सेल करता हुआ नज़र आता है ना, उसको भी अकाउंटिंग आती है।
वो भी डेबिट, उसे बस नाम नहीं उसने रखे हुए डेबिट क्रेडिट, लेकिन उसे शाम को पता होता है कि वो कितने पैसे कमा के गया है। उसको इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि यार इतने बैलून्स पहले पड़े हैं, अब मैंने और ख़रीदने हैं, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। उसने नाम नहीं रखे हुए उन चीज़ों के, लेकिन पता उसे इस सब्जेक्ट का है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। मैं तो अपनी क्लास में बल्कि एग्जाम्पल ही इसी बैलून वाले बच्चे की बनाकर दिया करता हूँ कि यार अगर एक बच्चा एक बैलून का पैकेट 100 रुपये का परचेज कर लाया और उसमें फ़र्ज़ किया 100 ही बैलून थे, तो इसको कितने का एक बैलून मिला? 1 रुपये का। फ़र्ज़ कर लें 10 रुपये का बेच रहा है, शाम को अभी अगर सिर्फ 20 बैलून बिके हैं तो इसको पता है कि मैंने कॉस्ट में 100 रुपया नहीं डालना। कॉस्ट में कितने रुपए डालेगा? ये 20 रुपये डालेगा। पूछ लें किसी बच्चे से, आप जो इतना सा बच्चा जब बैलून सेल करे उससे पूछें, वो आपको बात बताएगा। आप ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बड़ा सोच के डाल रहे हैं कि अच्छा जी अब ये ओपनिंग आ गया, अब ये कुछ भी नहीं। ये सब कॉमन सेंस के सब्जेक्ट्स हैं। पूरा प्रोफेशन कॉमन सेंस पे खड़ा हुआ है। लोग फेल क्यों हो रहे हैं? अपनी राइटिंग स्किल्स की वजह से। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप में से किसी बच्चे ने अगर बी लॉ में फेल होना है ना, तो उसकी बुनियाद सिर्फ ये होगी कि वो चीज़ें लिख कर नहीं देख रहा था। ये बुनियाद नहीं होगी कि सर मुझे तो लॉ समझ ही नहीं आया था। भाई लॉ तो आपको ऑलरेडी 85% तो आपको पहले ही समझ आया हुआ है। ये तो सिर्फ 15% है जो हम यहाँ खड़े होकर पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी हम क्या कर रहे हैं? उसमें अच्छे अल्फाज डाल रहे हैं, उसको लॉ की लैंग्वेज दे रहे हैं, उसको लॉ के तरीके से सीख रहे हैं। अब बच्चा बड़ा अजीब है, उसे बात समझ आ रही है। आप सबको इस वक्त समझ आ रही है कि यस, आपका बुनियादी प्रॉब्लम क्या है? राइटिंग स्किल्स। लेकिन आती है, अब जब भी पढ़ने बैठते हो तो कहते अच्छा यार मैंने सर याद तो कर लिया, बस मैं लिख के देख लूंगा बाद में। यानी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे। खाली समझना तो आपकी प्रॉब्लम है भी नहीं है। तो अगर आप चीज़ों को लिख कर नहीं देख रहे हैं तो फिर आप अपनी असल प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर रहे। इसलिए ड्यूरिंग सेशन, ड्यूरिंग तैयारी आप चीज़ों को लिख कर देखें, और जब आप लिख कर देखेंगे, टेस्ट देंगे, तो आपके सामने चीज़ें आनी शुरू होंगी। और ये कोई इतना बड़ा हवा नहीं है। 8-10 सवाल जब आप लिख लेंगे ना, तो आपके अंदर खुद ही करी जानी शुरू हो जाएगी कि यस आई कैन राइट। और शुरू में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपसे कहा था कि इस तरह का कोई टूल ले लें। ग्रामरली एक बड़ा अच्छा टूल है। अगर आपके पास सिस्टम है उसमें ग्रामरली टूल इंस्टॉल कर लें। इसका पेड वर्जन भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ज़रा ये लोग बाई कर लेते हैं, फिर उसको सब सेल करना शुरू कर देते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह सेल होता है ना, तो ये आपको 200-300 रुपये महीने पे मिल जाएगा ये टूल। लेकिन फिर आपने गौर करना है कि मैं क्या गलत कर रहा था, ये टूल मुझे क्या गाइडलाइन दे रहा है। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी आप एक मेरे इस सिनेरियो का किसी का आंसर लेते हैं, आप मुझे सॉफ्ट में सेंड कर दें, मैं उसे मार्क कर दूंगा, ताकि आपकी शुरू से बुनियाद वैसी बननी शुरू हो। इस पिच से आपने बाहर आना है कि हम जनाब पढ़ना शुरू करूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, ये आपका तैयार होके आना है जब आप ट्यूसडे को आएंगे। तो कल वीकेंड है, आपने आज जाकर कल का दिन लगाकर इस चैप्टर को तैयार करना है टेस्ट पर्पसेस के लिए। चलिए जी आगे चलते हैं। तीसरी बात क्या पूछ रहे हैं? डज जॉन रिफ्यूज टू पे द मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, और उसके बाद अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कहां चला जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल टू जैन इफ जॉन फेल्स टू पे मटेरियल? अच्छा जी आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आइए। जरा मैं जरा डिफरेंस समझा दूं। जिस सवाल के बारे में एग्जामिनर के जब भी कमेंट आते हैं तो एग्जामिनर ने ये जो पहले वाला सवाल लिखा था ना, इसमें जब एग्जामिनर के कमेंट हम पढ़ेंगे ना आई कैप के, तो लिखा होगा पुअर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं थोड़ी बहुत अकल का इस्तेमाल शुरू हो गया था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं।
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन ऑफर एंड प्रॉमिस एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसको हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रेट क्वेश्चन। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसके नीचे लिखा होता है गुड परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि अब ये रटाई था तो रटा बच्चा फौरन से अच्छा रिप्रोड्यूस कराता है। लेकिन ऐसे सवाल टोटल में अगर हम देखें तो कोई रफली 25 मार्क्स के होते हैं टोटल पेपर में। बाकी 50 जिन्हें हम स्ट्रेट क्वेश्चंस कह रहे हैं, बाकी 15% MCQs और रिमेनिंग सिनेरियो बेस्ड। इसलिए हमें सिनेरियो को फोकस करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेस प्रॉमिस एंड एम्प्लॉयड प्रॉमिस? तो वो आज वाले दोनों शेयर ना लिखा ना, ये वहाँ दूसरी चीज़ें लिख कर आनी है। अच्छा जी, डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब देखें, लर्निंग आउटकम 1 हर एंगल से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? ऐसे आपको सोचना है, ऐसे आपको आगे लेकर चलना है। फिर आप पहुंचे जनाब लर्निंग आउटकम 2 पर। जैसे ही लर्निंग आउटकम 2 शुरू हुआ तो फिर दोबारा उससे रिलेटेड हमने रूट क्वेश्चन बना लिया। पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। अच्छा, ये बस हमने इस मेंशन, हेडिंग मेंशन करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। एग्जामिनर सिर्फ राइटिंग में इतना ही मांगेगा आपसे, ठीक है ना? इसकी फर्दर बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। वो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें से एक सवाल तो ऐसे बन सकता है ना, और एक सवाल बन सकता है वो एक सिनेरियो बना के देगा और कहेगा बताइए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे अपने दिमाग में कि यार ऑल एसेंशियल्स पूरे हुए हैं तो ये वैलिड ऑफर थी, ऑल एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस पूरे हुए हैं तो वैलिड एक्सेप्टेंस थी। अगर ये दोनों वैलिड थी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया है? वैलिड हो गया। लेकिन अगर थ्योरेटिकल स्टाइल में शॉर्ट सवाल में आएगा तो कैसे लिखा हुआ है जी? देयर आर सेवरल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड ऑफर इंक्लूडिंग दैट इट मस्ट हैव 2 पार्टीज कैपेबल ऑफ सर्टेन लीगल रिलेशन। अब वही सारी बातें दोबारा जो पॉइंट हम वहां देख रहे हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आपको बने हुए नजर आ रहे होंगे। अच्छा जी, एक काम करें, ये जो हमारे MCQs हैं इसके ऊपर ज़रा ऐसे, या तो इसको ऐसे फोल्ड कर लें ताकि आपको आंसर ना नज़र आ रहा हो। ज़रा लर्निंग आउटकम 2 पे कॉपी रख लें, कुछ कर लें, ज़रा पढ़ना शुरू करें। MCQs को देखते हैं। लर्निंग आउटकम 2 का फर्स्ट MCQ, जी, Sarah sent an email to Ali offering to sell her laptop for ₹50,000 and Ali replies by saying that he is willing to buy laptop for ₹45,000. Sarah agreed to sell the laptop for ₹45,000 by replying to Ali's email. Which of the following statement is not true? A valid contract has been formed between Sarah and Ali. ये तो ठीक लग रही है, बिकॉज हुआ क्या, अगर हम सिनेरियो देखें तो पहली ऑफर तो लैप्स हो गई, रिवोक हो गई। द रीजन इज काउंटर ऑफर।
अब सारा के पास ऑफर आ गई 45,000 की और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यकीनन एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। इसका मतलब है ए वाली बात तो ठीक लग रही है। अलीज रिप्लाई कॉन्स्टिट्यूट अ काउंटर ऑफर विच टर्मिनेट द साराज ओरिजिनल ऑफर, बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात भी ठीक है। साराज एग्रीमेंट टू सेल द लैपटॉप फॉर 45,000 कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्टेंस ऑफ ए काउंटर ऑफर, बिल्कुल ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज इनकम्प्लीट सिंस अली डिड नॉट एक्सेप्ट द ओरिजिनल प्राइस ऑफर, ये बात गलत है क्योंकि उसने कहा द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज इनकम्प्लीट। नो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इनकम्प्लीट नहीं हुई है, बल्कि क्या हुआ, काउंटर ऑफर आ गई थी जिसने ओरिजिनल ऑफर को लैप्स कर दिया था और जो काउंटर ऑफर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी हमने यहां क्या किया कि हमने साथ उसकी एक्सप्लेनेशन ऐड की ताकि जब बच्चा घर में पढ़ रहा हो तो वो इस सारी बात को अंडरस्टैंड कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। जी क्या सिनेरियो बना जी, देखिए, अ डिपार्टमेंटल स्टोर डिस्प्ले अ जैकेट विद अ प्राइस टैग ऑफ 15,000. Ali goes to the store and take the jacket to cashier to purchase it. Cashier refused to sell the jacket for rupees, stating that it was mistake and the actual price is 20,000. Does Ali have a legal right to purchase the jacket for rupees 15,000? ये इन्विटेशन टू ऑफर का सिनेरियो है, ठीक है ना। अब देखना है ऑप्शन ठीक कौन सी है, कौन सी ठीक है। अल्फा था यस अली हैज लीगल राइट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। नो, द स्टोर इज नॉट बाउंड बाय डिस्प्लेड द प्राइस एंड कैन रिफ्यूज टू सेल द जैकेट एट दैट प्राइस। यस अली कैन सू, नो, Ali must pay actual price of the jacket. अब जरा देखें, यही कंफ्यूजन है। आई कैप के इस दफा के जितने सवाल थे वो यही कर रहे थे। हमें एतराज है उसके ऊपर कि इतने ज्यादा सब्जेक्टिव सवाल नहीं बनाने चाहिए कि दो ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हो गई हैं, दोनों ठीक हैं बज़ाहिर, और आप एमसीक्यूज क्वेश्चन में एजम्पशन नहीं ले सकते, आपने सिर्फ ऑप्शन टिक करने। अगर ये थ्योरेटिकल होता ना फिर तो हम कोई एजम्पशन लेकर इसकी बात के दोनों रुख बयान कर देते। अभी ये चैप्टर ख़त्म हुआ है, मैं ग्रेजुअली कोशिश करूँगा जो जो सवाल हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं फिर मैं आपको करंट अटैम्प्ट के वो सवाल दिखाने शुरू करूँगा। तो वो इसी तरह के ही कन्फ्यूजिंग वाले सवाल हैं कि अगर हम देखें, हम कहें यार डी भी तो ठीक है अगर एक्चुअल प्राइस का मतलब 20,000 है तो। शाबाश, इस बच्चे ने पकड़ी है बात से। मस्ट का तो मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है। अभी तो आपकी मर्जी है कि
आप ऑफर करवाएं या ना करवाएं। तो फिर ऑप्शन ठीक कौन सी बनी? बी। अब ये बात सिवाय इतनी बारीकी तक जाए बगैर आपको समझ नहीं आएगी, और यही वो मेन कंफ्यूजन थी इस अटेम्प्ट के तमाम क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा जी, आगे चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड ऑफर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफ पाकिस्तान? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नेगेटिव पूछा हुआ है कि कौन सी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ये तो एसेंशियल कंडीशन है। द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, ये तो एसेंशियल कंडीशन है। द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑफरर, द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑफरर। ऑफरर ने तो नहीं करनी होती, एक्सेप्टेंस तो ऑफरी ने करनी होती, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहां ऑफरी लिखा होता फिर हम मस्ट की इंटरप्रिटेशन चेंज कर लेते थोड़ी सी कि यस इफ वी वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी, लेकिन यहां उसने वही। अच्छा, बज़ाहिर पढ़ते हुए जब आप एग्जाम प्रेशर में पढ़ रहे हो तो फिर तो बिल्कुल निगलेक्ट हो जाती है ये बात। अब जो बच्चा ऑफरर और ऑफरी को बारीकी से नहीं पढ़ रहा वो यहां भी कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि वैसे ही ये सवाल आसान है, लेकिन सिर्फ बात क्या है कि ऑफरर और ऑफरी को उसने बारीकी से तवज्जो से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो इसके गिर्द ये घूम रहा था। अच्छा जी, ऐसे कर लेंगे ना जी आप लोग इस वीकेंड पर इस सारे को। अगर कहीं कोई मसला रह जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन हम पहुंच गए सिनेरियो नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 3, ABC प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी दैट वांट टू सेल अ प्लॉट ऑफ लैंड टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड। द ओनर ऑफ ABC लिमिटेड मेक्स एन ऑफर टू सेल द प्लॉट ऑफ लैंड टू द ओनर ऑफ XYZ लिमिटेड। However, the owner of XYZ limited is unsure of whether to accept the offer or not. फिर वही स्टाइल कि एग्जामिनर ने एक ओपनिंग पैराग्राफ डाल दिया, एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया बजाय इसके कि डायरेक्ट कोई बात पूछता। व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड ऑफर एंड हाउ डू दे अप्लाई टू द ऑफर मेड बाय। अब देखिए उसने एक था सादा डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन में पूछते व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, ये पढ़ा है ना। नहीं, उसने एक ओपनिंग पैराग्राफ लगा के फिर बात कर दी। यहीं अगर हम जाएं तो हमारे रूट क्वेश्चन में यही पढ़ा हुआ है सबसे पहले। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड। अब ये समझना है, ऐसे पूछा जाए तो क्या आंसर है, ये आंसर है। और सवाल नंबर 3 में पूछा जाए तो क्या आंसर है सिनेरियो बेस में। देखें जरा, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड ऑफर आर दैट देयर मस्ट बी 2 पर्सन इन्वॉल्व, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट कम्युनिकेट, वही सारी बातें लिख दी, ठीक है ना। And should not contain this. The offer made by ABC Limited must meet all these requirement. अगर हमने valid offer करनी है तो। सेकेंड पार्ट देखिए, Can an invitation to offer be considered as an offer? No. बल्कि invitation to an offer क्या होती है, हम ये शो कर रहे होते हैं कि yes I am willing to do या I am अवेलेबल टू निगोशिएट। आमतौर पर इसका मकसद ये होता है कि हाँ मैं ये ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूं एंड आई एम ओपन फॉर डिस्कशन।
ठीक है ना। जो मैंने प्राइस दी हुई है वो फाइनल प्राइस नहीं है, ठीक है ना। मैंने ये प्राइस अगर लिखी भी है तो इसका मकसद है कि ये मेरे ख्याल में तो ये प्राइस हो सकती है, आप मुझे ऑफर दें, आप कितने का खरीदना चाह रहे हैं। इन्विटेशन टू एन ऑफर। फिर हमारे जहन में इन्विटेशन टू एन ऑफर में वो बातें रहें, क्योंकि एग्जामिनर बहुत नपी तुली बातें करता है, यानी वो किताब से बाहर बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। इसीलिए हम जहां आपको चैप्टर 1 के जो मैंने आपको 2 पेजर नोट्स दिए हुए हैं वो 95% एज इट इज कॉपी पेस्ट ऑफ आई कैप बुक है। कोई टीचर खड़े होकर बात नहीं कर रहा होता, नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट है हमारी, हमने ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट को तकरीबन एज इट इज पढ़ना है, सिवाय इसके कि वहां कोई एरर है तो हमने उसको ठीक कर दिया, या हमें लगा कि यार ये बात ऐसे नहीं ऐसे बेहतर एक्सप्लेन हो रही है, कहीं फॉर्मेटिंग चेंज की हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ उसके अंदर। बिकॉज ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट की यही अहमियत है, और आई कैप ने ये ठान रखी है कि उसने सारा पेपर अपनी ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट की लिमिट के अंदर रहकर बनाना है, ठीक है ना। तो वो जो 2 पेजेस आपके पास हैं जहां से आप याद कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट 95% आई कैप की किताब ही है, वहां मेरा इनपुट नहीं है, ये मेरा इनपुट है। मैंने इसीलिए इन दोनों को सेग्रीगेट किया ताकि मैं डिस्क्लेमर दूं कि यार वो मैंने सिर्फ आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रखी है, हाँ ये मेरा वर्क है, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मेरा कंटेंट है। दोनों को मिक्स करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा मेरा कंटेंट कौन सा और आई कैप का कंटेंट कौन सा है। अच्छा जनाब, आगे चलें जी। तो वो 5 एग्जाम्पल जो वहां आ रही थी, क्या मैं ये रहा था कि जी डिस्प्ले ऑफ मेन्यू, और रेस्टोरेंट का मेन्यू की बात हुई थी, फिर टेंडर और ऑक्शन और लिस्ट प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की 4-5 बातें वहां लिखी हुई थी। ये हमारे जहन में रहनी चाहिए, एग्जामिनर ने इसकी बाउंड्री में रहकर बात करनी है, ठीक है ना। यानी हमें बिल्कुल ऐसे ओपन नहीं करना, बहुत बारीकी से सोचना है। मैं तो बल्कि ये कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये अल्फाज मैंने इस सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किए, रूट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिया, 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम 360 में निकलते निकलते इतने दूर चले जाएं। नहीं नहीं, दूर बिल्कुल नहीं जाना, आपको रहना आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की लिमिट के अंदर है, उसमें रह के कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होनी है। कैसे होनी है ट्यूसडे को पता चलेगा, ठीक है ना। कैसे होनी है ट्यूसडे को पता चलेगा। कि आप कितना ही क्लैरिटी अपनी तरफ से करके लाएं, आप फिर भी कहेंगे कि सर ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया। हाँ, ये नहीं होगा कि सारी चीजें कंफ्यूज होंगी, आई कैप भी ऐसे ही कर रहा है। एक और बात सुने, हम कह रहे हैं जी पेपर बहुत मुश्किल आया, बहुत मुश्किल, ओके ठीक है आया, यस। ये आइडिया, ये ख्याल मेरे दिमाग में पिछले 5 सालों से है कि यार एक किताब ऐसे बननी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहता था यार मैं इतनी मेहनत करूंगा, इस किताब को बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सवाल आसान आ रहे हैं। तो इस पिच पर बच्चा कहेगा सर इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं हमारे से। तो मैं इस आइडिया को अपने ब्रेन बेबी को जो है ना, माइंड बेबी को बाहर नहीं लाता था कि यार ठीक है ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस अटेम्प्ट में जब आई कैप उस जगह पहुंचा, वो जैसे खान साहब कहते थे ना, जब शुरू की दहाइयों में खान साहब बेचारे अपनी सीट भी नहीं जीत पा रहे होते थे ना, तो वो क्योंकि वो ज़रा कमिटेड आदमी है, पर्सनैलिटी उनकी इस तरह की है, को हार नहीं मानते जल्दी से, तो वो कहते थे यार अभी मेरा वोटर छोटा है, इसको बड़ा हो लेने दो, फिर मैं सियासत में आऊँगा। और यस, वो बच्चे जो 90s के बच्चे और 2000 के बच्चे थे, जब वो 18 ईयर क्वालिफाई करके अब वो वोटर बन गए हैं, तो यस आज लगता है कि यार उस वक्त खान साहब ठीक कहते थे कि ज़रा थोड़ा सा बड़ा तो हो लेने दो। तो आई कैप थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर ही एक आनी थी असेसमेंट वर्कबुक। तो अब मुझे मोटिवेशन मिली इस दफ़ा कि नहीं नहीं यार, अब वो वक्त आ गया कि अब इसके बगैर काम होना ही कोई नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि क्या है, कोई बच्चा कराची से पढ़ रहा है, कोई हैदराबाद से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, मुझे रोज़ कम से कम 500-700 व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं
कि सर वो वर्कबुक कहाँ से मिलेगी, हमने लेनी है। और मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ मैं ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ बच्चे से, ताकि बच्चे फैसिलिटेट हो जाएं, क्योंकि ये कंटेंट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, आगे चले जी। तो ये मकसद नहीं है कि आप सिलेबस से बाहर निकल जाएंगे, नहीं नहीं, सिलेबस के कंटेंट में रहते हुए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करनी है। नेक्स्ट देखिए जी, व्हाट आर द कंडीशन फॉर ए वैलिड एक्सेप्टेंस एंड हाउ डू दे अप्लाई टू द ऑफर मेड बाय। अब देखें, वैलिड ऑफर भी पूछ लिया, वैलिड एक्सेप्टेंस भी पूछ लिया, और इनके दरमियान में ही क्या आना था, इन्विटेशन टू ऑफर, वो बात भी बीच में ही हो गई। कैन ऑफर मेड बाय ABC लिमिटेड बी रिवोक्ड, इफ सो व्हाट्स अंडर व्हाट सर्कमस्टांस। यानी अब ये एक सवाल इस पूरे लर्निंग आउटकम को कवर कर रहा है। इस लर्निंग आउटकम में आपने यही कुछ पढ़ा हुआ है। ऑफर के एसेंशियल्स क्या थे, एक्सेप्टेंस के क्या थे, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का क्या फ़र्क था, और रेवोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या था। कल हमने रेवोकेशन के ऊपर बात की थी। रेवोकेशन के ऊपर जब हम देखते हैं तो एक बात तो हमें नज़र आती है लॉ में डायरेक्ट, रेवोकेशन, स्लाइड ओपन कर लें ज़रा आप भी। रेवोकेशन का कॉन्सेप्ट कल जब हमने पढ़ा, हाउ ऑफर कैन बी रिवोक्ड। मैनर ऑफ रेवोकेशन। सेक्शन 6 में ये कुछ बातें लिखी हुई हैं डायरेक्ट। नंबर 1, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय प्रपोजर टू द अदर पार्टी। यहां वो उसूल लग रहा था, कौन सा, कि कब तक की जा सकती है रिवोक, वो जो पीछे हम चिट्ठी वाला जो सारा काम देख रहे थे, ठीक है ना, कि कब तक हमारे पास टाइम है। नंबर 2, बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल, और इफ नो टाइम इज मेंशन तो फिर क्या होगा, रीजनेबल टाइम। ये दो बातें आ गई। तीसरी आ गया, द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट। अगर कोई कंडीशन जरूरी कंडीशन है, वो कहते हैं यार ये ऑक्शन, ये चीज इतने की मिल रही है, आप 5 लाख रुपया इसके साथ पे ऑर्डर लगाएं, तो हम समझेंगे कि आपकी ऑफर, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। आपने लेटर लिखा जी ऑफर तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 5 लाख मैं बाद में दूंगा। लॉ क्या कह रहा है, ऑफर क्या हो गई है, लैप्स हो गई है, यानी रिवोक हो गई है, रिवोकेशन हो गई। फिर एक बात लिखी है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर। यहां लॉ ने प्रपोजर का लफ्ज लिखा, आपकी किताब ने भी प्रपोजर का लफ्ज लिखा, लेकिन अगर इस दरमियान में प्रपोजी भी की भी डेथ हो जाए तो स्टेटस यही है। इवन एक और लफ्ज मैं बोलने लगा, अगर जो लफ्ज डेथ नहीं है, अभी हमने, क्योंकि अभी तो एक चैप्टर पढ़े ना, कॉन्ट्रैक्ट में तो डिफरेंट एंगल हमने पढ़ने हैं, 9 चैप्टर पढ़ने हैं ना। जब हम ये 9 सारे पढ़ लेंगे तो फिर हमें रेवोकेशन की ये 5-6 बातों के साथ 2-3 और भी नजर आएंगी। मसलन जिस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, मतलब हम एक बहुत आला नस्ल का घोड़ा बेच रहे थे, हम ऑफर भी करवा रहे थे, वो एक्सेप्ट भी कर रहा था। अच्छा, मैं लाहौर बैठा था, मेरा फार्म हाउस जंग में था, मेरे ख्याल में वो घोड़ा मौजूद है, मैं उसका सेल कर रहा हूँ। एक जो बंदा ख़रीद रहा है वो मेरे पास आया हुआ था मेरे फार्म हाउस पे, ही नोज़ कि मैं क्या चीज़ ख़रीद रहा हूँ, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, वो एक्सेप्ट कर रहा है। जब हम ये ऑफ़र और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, हम फारिग हुए कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने अपने फार्म हाउस के मैनेजर को कॉल की कि यार ये हॉर्स इनको दे दीजिएगा। उन्होंने कहा सर वो तो कल का मर गया हुआ है, क्या बेच दिया आपने। यहाँ भी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिवोक हो गया।
ऐसे आपको रुक कर सिनेरियो सोचने हैं कि क्या हो रहा है, और अगर कहीं कोई रिफाइंड टाइमलाइन है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे डेथ पर दोबारा देखिए, बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ परपोजर, if the effect of his death or insanity come to the knowledge of acceptor before acceptance। बड़ा अच्छा सिनेरियो बन सकता है यहाँ से। एक तो यही है कि ऑफर गई हुई थी, ऑफर अभी उसने एक्सेप्ट नहीं की, डेथ हो गई, उसको पता चल गया, उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ मिल रही थी भाई, उसने फ़ौरन से, पता चल गया डेथ हो गई, उसने फ़ौरन से साइन किए, तो कहा जी मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ला कहते नो 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 नो, ऑफर ही क्या हो गई थी, लैप्स हो गई थी, रिवोक हो गई थी। अब यहां एक बात आपके जहन में अक्सर आया करेगी, इस वाली बात का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें जरा। एक शख्स बड़े रीजनेबल प्राइस पर कोई गाड़ी अपनी सेल कर रहा था या घर सेल कर रहा था, उसने एक शख्स को ऑफर करवाई हुई थी, ये जिसे कहते हैं ना बड़ी वारे की चीज मिल रही थी, बड़े अच्छे रेट पर चीज मिल रही थी। ऑफरर की डेथ हो गई, अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। ऑफरी ने फौरन सोचा कि यार ये तो बंदा मर गया, काम खराब हो गया, उसने फौरन साइन किया और उसने कहा जी मैंने तो पहले की साइन किया। अब हमारे जहन में फौरन ये बात आएगी कि सर ये कैसे पता चलेगा कि उसने खबर मिलने से पहले साइन किए हैं या बाद में साइन किए। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करना है। लॉ ये कह रहा है अगर पहले किए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर बाद में किए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उसूल ये है। अब रह गई बात साबित करने की। हमें जो लॉ पढ़ाया जा रहा है यहां, हमें साबित करना नहीं सिखाया जा रहा, हमें लॉ पढ़ाया जा रहा है। लॉ क्या कह रहा है, ये वाला इल्म वुकला पढ़ते हैं। क्या अच्छा अगर ये बात साबित करनी है तो मैं कैसे, एविडेंस का क्या लाऊं, कानून शहादत जिसे हम कहते हैं। हम कानून पढ़ रहे हैं, कानून शहादत नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए जब आपके ध्यान में ये बात है ना कि साबित कैसे होगी, तो आपने खुद को जैसे कह रहे हैं ऑल इज वेल कहते हैं ना, उस तरह आपने कहना ये वकील कर लेगा। बात समझ आ रही है? इस तरफ अपने दिमाग को नहीं ले जाना कि ये साबित कैसे होगी, भाई वकील साहब कर लेंगे, वो पढ़कर आए हुए ये वाला नॉलेज। हमें लॉ का कंटेंट बढ़ाया जा रहा है कि लॉ क्या कह रहा है। लॉ कह रहा है अगर खबर मिलने से पहले एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर खबर मिलने के बाद एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जी कम्युनिकेट होना जरूरी नहीं है, कम्युनिकेट होना जरूरी। इसीलिए तो पीछे देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट कब, ऑफरर के कोर्ट से बॉल कब खत्म हो गई थी। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो अब ऑफरर तो विड्रॉ नहीं कर सकता, तो असल में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट हो गया का मतलब है अब कॉन्ट्रैक्ट किसको ट्रांसफर हो गया, लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो गया, वुरसा को ट्रांसफर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिफोर एक्सेप्टेंस। हाँ, बदनीयती ना आ रही है इसमें। कौन सी बदनीयती? आप बाहर थे, बाहर मस्जिद में ऐलान हुआ कि बंदा एक फोत हो गया, आपने दौड़ लगाई घर कि जाके मैं जल्दी से साइन कर लूं, भाई ये तो काम खराब हो गया। लॉ ये बता रहा है आपको कि नहीं नहीं अब ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि जब जहन में ये सवाल आना शुरू कि यार ये बात साबित कैसे होगी, तो बस अपने आप को समझाना है कि वकील साबित कर लेगा, ठीक है ना। ऐसे आपने जरा कॉन्सेप्चुअली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। और फिर ये जो सिनेरियो क्वेश्चन मैंने आपको बनाकर दिए हुए हैं, भले शुरू में आप जैसे पहले देखें, एकदम से आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो जानी, पिछले 12 साल में नहीं हुई। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ, ये अब होनी भी नहीं है, लेकिन अब मोटिवेशनल बात करने लगा हूँ। हम इसके साथ ही अब तक सरवाइव करके पास होते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे भी इसके साथ ही पास हो गए पहुँच जाएंगे। सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी ठीक करनी है।
इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अब ठीक होने जा रही है, राइटिंग स्किल ठीक होने जा रही है। नहीं नहीं, मैं राइटिंग स्किल तो नहीं पढ़ा रहा आपको। उतना गुजारा चला लेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। आप पहले भी गुजारा चला के यहाँ तक पहुँचे हैं। आप में से अक्सरियत बच्चे नॉर्मल वाली स्कूलिंग से हैं ना, तो हमारी इस स्कूलिंग का प्रॉब्लम यही है कि यहाँ के बच्चे क्या कर रहे होते हैं, हम भी उसी स्कूलों से पढ़ के हैं, हम ऐसे याद कर रहे होते हैं, हम लेटर याद कर रहे होते हैं, हम एप्लीकेशन याद कर रहे होते हैं। जो दूसरी जनरेशन है, वो जो बीकन हाउस, LGS, वो कहते हैं लेटर में याद क्या करना होता है भाई साहब, क्योंकि उनके अंदर राइटिंग स्किल्स इंजेक्ट हो चुकी होती है। अब आपने अपने आप को खुद से एवेल्यूएट करना है। अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल मौजूद है तो फिर बस ये जो हमने डिस्कशन किया आपकी तैयारी हो गई है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी से नहीं हैं, सेकंड वाली कैटेगरी से हैं, चलो मैं आपको सेकंड नहीं कहते, पहले वाली कैटेगरी से हैं ठीक है ना, आपकी दिल आज़ारी ना हो, तो फिर पहले वाली कैटेगरी वाले बच्चे पिछले 12 साल से क्या करते थे, सवाल को याद कर लेते थे। तो आप भी पहले आंसर याद कर लीजिए, फिर लिख कर देख लीजिए। दोनों सूरतों में हम क्वालिफाई कर जाएंगे और आगे चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कीजिए। मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह, चैप्टर 3 का आगाज़ करेंगे। जी बेटा।